हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं सारिका मैम आज आप लोगों को क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल जो होता है वो लाइफ की एक यूनिट होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, तो सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। इसका मतलब है कि जो सेल होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जितने भी जिंदे प्राणी, जीवित प्राणी कह सकते हैं हम लोग, उनकी बॉडी में जो सेल होता है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि बॉडी में जो स्ट्रक्चरल बनावट होती है, फंक्शंस जो काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो सेल के थ्रू ही होता है। यानी सेल एक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये सारे सेल से बने होते हैं। तो अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो वन और मोर सेल्स, यानी कि एक सेल से भी बने होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोर देन 1 2 3 मिलियंस ट्रिलियंस नंबर के बने होते हैं सेल बॉडी में। ठीक है, यानी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सेल से भी होता है और बहुत सारे सेल से भी होता है। तो हर ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी पढ़ेंगे सेल के डेफिनेशन के बाद। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, कब हुई थी? तो आप लोग सुने होंगे या कभी भी देखे होंगे टीवी वगैरह में सेल के बारे में, या किसी रेफरेंस बुक में पढ़े होंगे। तो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1665 में। तो किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये कहाँ पे देखे थे सेल को? ये देखे थे, ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड सॉ टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ही नेम दीज सेल्स। जो रॉबर्ट हुक थे वो किसी पेड़ के छाल पे, पेड़ के स्लाइस पे एक डेड सेल को देखे थे। ठीक है, जब वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किए थे, उस टाइम जो माइक्रोस्कोप था वो ओल्ड वर्जन का था, मतलब ज़्यादा इंप्रूव नहीं था। तो उस टाइम जब ये कॉर्क स्लाइस का एक टुकड़ा को उस सेल्स के अंदर देखे, उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखे थे, तो उनको एक छोटा छोटा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और उस बॉक्स को उसने क्या नाम रख दिया? सेल। यानी कि कुछ छोटा छोटा कंपार्टमेंट, जैसे कि ये एक डेड सेल है और यहाँ पे एक छोटा छोटा कमरे की तरह, मतलब सेल को हम लोग लिटिल रूम भी कह सकते हैं, छोटा छोटा कंपार्टमेंट रूम। ये हर रूम को क्या नाम दे दिया गया? सेल का नाम दे दिया गया हर रूम को। ठीक है, जो बॉक्स जैसा दिखता था। लेकिन उस समय रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं था। देन उसके बाद क्या हुआ? एंटोनी वेन लीवेनहूक ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया इन पॉन्ड वाटर। बाद में फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, तो फिर और एक साइंटिस्ट ने इन्वॉल्व किया इस सेल की खोज में। तो लुवेनहुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था वो माइक्रोस्कोप इम्प्रूव था, मतलब वेल डिफाइंड माइक्रोस्कोप था। ठीक है, तो उसने जब पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी का मतलब उस स्लाइड पे डाला, तो तालाब के पानी में उनको एक बैक्टीरिया दिखा, यानी एक ऑर्गेनिज्म दिखा, एक जीवित ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग सेल दिखाई दिया। तो वो लिविंग सेल किसका था? बैक्टीरिया का था। तो बैक्टीरिया का ही उसने मतलब पॉन्ड वाटर में उस ऑर्गेनिजम्स को ही ऑब्जर्व किया और उन्हें बताया कि ये सेल जो है ये बैक्टीरिया का है, जो लिविंग सेल है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल के जो शेप होते हैं, उसकी आकृति जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे शेप ऑफ सेल्स में, जैसे यहाँ नर्व सेल दिया हुआ है। नर्व सेल का शेप जो है लॉन्ग एंड ब्रांच है, ये लंबा है और ये ब्रांच लाइक निकला हुआ है। डेंड्राइट है, एक्सोन है। ठीक है, एक्सोन है, नर्व एंडिंग है, बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, और बीच में ये सेल, ये साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये इसके अंदर जो होता है वो मतलब नर्व सेल के अंदर इस टाइप का ही साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं हम। और दूसरा है रेड ब्लड सेल, यानी हमारे बॉडी में ब्लड सेल होता है ना, तो वो रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो रेड ब्लड सेल जो सेल है, ठीक है, जैसे नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा, वैसे ही रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देगा, जो स्ट्रक्चर का नाम है बाइकॉन्कैव, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है बाइकॉन्कैव होता है। ठीक है, तीसरा है प्लांट सेल। प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप पे ऐसा दिखता है, रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, आयताकार शेप का है ये। और चौथा है अमीबा। अमीबा का शेप देख रहे होंगे, इसमें सूडोपोडिया है, इनका कोई शेप ही नहीं होता है, तो ये इरेगुलर शेप का है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेल का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? तो सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, बेसिस ऑफ on the basis of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पर
सेल को दो पार्ट में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल के नाम से जानते हैं और यूकैरियोटिक सेल को एडवांस सेल। तो प्रो मतलब ओल्ड, प्रो मतलब ओल्ड, और यू मतलब एक तरह से कह सकते हैं ट्रू। यानी कि प्रो और यू, प्रो में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उसके जो न्यूक्लियस होंगे वो ओल्ड वर्जन के होंगे, या यूँ कह सकते हैं उसके बॉडी में जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कैरियोटिक का मतलब ही न्यूक्लियस होता है। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव सेल होता है, जैसे कि सबसे पहले लेeuwenhoek ने पॉन्ड वाटर में किसको देखा था? बैक्टीरियल सेल को देखा था। तो उस टाइम ये ओल्ड वर्जन का था, ठीक है। तो ओल्ड, उस समय उसकी बॉडी में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, यानी बैक्टीरिया के बॉडी में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल है ये, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। नो ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मतलब बाहर से कोई लेयर नहीं होता है, मेम्ब्रेन किसी लेयर के थ्रू घिरा हुआ नहीं होता है, सही से दिखता नहीं है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एल्गी हो गया, ये सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो उसमें वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोकैरियोटिक्स। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं। फिर इसका जस्ट इसके यूकैरियोटिक सेल को हम देखेंगे, ये एडवांस कैरेक्टर का होता है, यानी कि इसके बॉडी में जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा और न्यूक्लियस अच्छे से दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस अच्छे से दिखता है, वेल डिफाइंड होता है, उसके बॉडी में इस टाइप्स के एडवांस सेल्स होते हैं, यानी इसके अंदर इसके फीचर्स बहुत अलग होंगे, इसके अंदर ऑर्गेनिल भरे होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है ये फूड वैक्यूल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो ये कुछ सारे ये ऑर्गेनिल हैं और ये ऑर्गेनिल साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, प्रोस्टिट्स हो गए, यानी प्रोस्टिटा ग्रुप के ये सारे जो होते हैं वो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, यानी कि इसके बॉडी में जो सेल होंगे उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियस अच्छे से दिखेगा। न्यूक्लियस अच्छे से दिखने का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखेगा और न्यूक्लियस अच्छे से दिखेगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होंगे और इसके जो ऑर्गेनिल प्रेजेंट होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, यानी कि किसी मेम्ब्रेन से घिरा होगा, किसी लेयर से घिरा होगा, चाहे वो डबल लेयर हो चाहे वो सिंगल लेयर हो। जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल हम जो बनाते हैं तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिल है सब में प्रेजेंट होता है। अब आगे देखेंगे मेन पार्ट ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। हम लोग यूकैरियोटिक सेल को जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, देखिए बाहर का लेयर को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में ये वाला आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा डॉट डॉट स्ट्रक्चर, येलो येलो, जो लिक्विड की तरह होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मैंने पहले बताया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके भी दो टाइप हैं, जब आगे हम लोग ऑर्गेनिल पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में पढ़ेंगे। इसको गोल्गी एपेटस कहते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम है, गोल्गी एपेटस राइबोसोम बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइसोसोम है, जिसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। और यहाँ पे फूड वैक्यूल होते हैं, साइटोप्लाज्मिक बॉडी होता है, सेंट्रोमेयर होता है इसमें, ये सारे चीज़ स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे सेंट्रोसोम जो होता है ना, बस एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसा दिखता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स हैं जो प्लांट्स को एनिमल से अलग रखता है और एनिमल्स को प्लांट से अलग रखता है, ठीक है। तो नोट में कुछ दिए हुए हैं कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल, जैसे कि यहाँ का बाहर का लेयर हमने सेल मेम्ब्रेन बताया था, और जिसको सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में होगा, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल में नहीं होगा, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, जिस कारण से ये प्लांट एनिमल से अलग होता है। क्लोरोप्लास्ट एंड अ लार्ज वैक्यूल्स विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। उसके अलावा फिर प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगा। और प्लांट सेल का जो वैक्यूल होगा वो एनिमल सेल के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होगा। तो इन सब सारे फीचर्स को देखते हुए एनिमल सेल जो होता है वो प्लांट सेल से अलग होता है, डिफरेंट होता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब है नेक्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, जिसके बॉडी में एक सेल प्रेजेंट हो, और मल्टी में क्या होता है जिससे एक से ज़्यादा, मोर देन 1 2 3 मिलियंस में भी जा सकता है, तो उसमें उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके बॉडी में केवल एक सेल हो, ओनली 1 सेल प्रेजेंट हो, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी बॉडी जो होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पढ़ेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, ठीक है, यानी कि इसकी बॉडी में एक सेल पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, ईस्ट, क्लाइडोमोनास, ये सारे एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, और इसकी बॉडी में केवल एक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यानी इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल्स, फंगाई यानी फंगी, ये सारे जो आप देख रहे हैं इनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया होगा, आप देख रहे होंगे यूनिसेलुलर में ये अमीबा का है, ठीक है, ये आपके कुछ बैक्टीरिया का है, उसके बाद पैरामीशियम का है। तो ये सारे जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिकॉज इसके बॉडी में केवल एक सेल प्रेजेंट होता है और इसी एक सेल से ये सर्वाइव करता है, और अपने बॉडी के अंदर जो भी इसकी एक्टिविटी होती है वो एक ही सेल से करता है। और मल्टी में क्या होता है कि मल्टी का जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो थोड़ा एडवांस कैरेक्टर का होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में। उसकी बॉडी जो होता है कुछ ज़्यादा ही लेबोरियस होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, क्योंकि बॉडी में ऑर्गेन्स होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और एक सेल वाले को मेहनत कम करना पड़ता है। अगर सपोज डाइट की सेम प्रोसेस हो, जैसे कि खाना खाने वाला प्रोसेस ह्यूमन बींग में भी है और अमीबा में भी है, अमीबा को भी फूड चाहिए और ह्यूमन को भी फूड चाहिए, बट अमीबा जो प्रोसेस फॉलो करता है वो एक सेल से करेगा, वो 5 स्टेप फॉलो करता है, लेकिन ये एक सेल से करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन, ये भी 5 स्टेप फॉलो करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन इसकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ये हर ऑर्गन मेहनत करता है, लेबोरियस होता है, तब जाके फूड का डाइजेशन होता है। कुछ इसी तरह अंतर है। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन में क्या था सेल का, कि सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ऑन शॉर्ट में, तो आप इसको ऑन शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। सेल मेक फूड इन प्लांट सेल, ठीक है, सेल रिलीज एनर्जी, सेल हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल हेल्प्स इन रिपेयर, सेल रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, सेल हेल्प इन द ऑल लाइफ प्रोसेसेस। मतलब इतने सारे जो यहाँ पे बताए गए फंक्शंस, ये एक सेल के थ्रू होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, ये सारे एक्टिविटीज सेल के थ्रू होता है बॉडी में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ सेल, सेल का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सेल का इंपॉर्टेंस जैसे कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे अच्छी बात है ये कि ये सेल जो होता है वो लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, एक आधार होता है, एक मूल इकाई होती है बॉडी की। ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड फंक्शंस टेक्स प्लेस इन सेल। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस से जैव प्रक्रम वाली प्रक्रियाएं हैं, फंक्शन से जो एक्टिविटीज होती हैं वो टेक्स प्लेस इन सेल, यानी सेल के थ्रू ही होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं जो इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ कंक्लूजन है, लास्ट टॉपिक कंक्लूजन, मैंने पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकालना है ये पढ़ने के बाद। तो ए सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी गुड। विदाउट सेल्स लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। सेल जो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी जीवन की मूल इकाई होती है सेल, और बिना सेल का लाइफ क्या है, पॉसिबल नहीं है। सेल्स में भी टैनी, बट देयर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बहुत छोटा होता है, बट इसका जो रोल होता है, इसकी भूमिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी इतनी बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी वर्क कर पाती है, फंक्शन कर पाती है। सोचो अगर सेल ना हो तो बॉडी सर्वाइव कैसे करेगी, कैसे वर्क करेगी। जैसे हमारे बॉडी में अगर हाथ पैर ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं, पैर ना हो तो चल नहीं सकते, हाथ नहीं होगा तो कुछ उठा नहीं सकते, किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी पार्ट्स रहते हुए भी अगर हाथ पैर नहीं है तो हम अपंग हैं। तो जस्ट लाइक सेल के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिल हैं, अगर वो ऑर्गेनिल फंक्शन नहीं करेंगे तो सेल भी अपंग है। क्योंकि सेल्स का जो 3 फीचर्स होता है, जैसे कि कॉमन होता है, जैसे कि पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियस। ये 3 फीचर्स जो होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में ये 3 फीचर्स सेम होते हैं। बट जो ऑर्गेनिल की बात करेंगे तो प्लांट और एनिमल इसी ऑर्गेनिल के थ्रू एक दूसरे से डिफरेंट होता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे के क्लास में हम लोग फिर इसके ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। अब मेन ऑर्गेनेल जैसे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका क्या रोल होता है सेल के अंदर और सेल के अंदर ये करता क्या है, क्या क्या सिंथेसाइज करता है। तो ये तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए था ये नोट्स, तो आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिएगा, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। बस स्टार्ट खोल करके देख लेना थोड़ा सा, फिर समझ में नहीं आएगा। आप पूरी ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, देख रहे होंगे आप। और मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ये नोट्स मतलब डाल दिया है, क्योंकि हिंदी में मैंने समझाया, तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।